हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए अब हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 किस क्लास का है? सभी लोगों को पता होगा कि हम कौन सी क्लास की स्टडी कर रहे हैं। इस टाइम हम स्टडी कर रहे हैं क्लास नंबर 7 की, और 7th में क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 6, जीवन में श्वसन। सॉरी, जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन कैसे होता है देखते हैं। बूझो अपनी दादी दादा से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ कुछ मिनटों में ही कहाँ पहुंच चुका था? वह बस स्टॉप पर पहुंच गया था। तो जब हम भाग भाग कर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी सांसें जो होती हैं वो तेज चलने लगती हैं। इसी तरह से बूझो की चलने लगी थी। तो उसकी दादी जी ने पूछा, उससे क्या हुआ बूझो, क्यों हाँफ रहे हो? बूझो ने बताया कि घर से दौड़ता हुआ आया हूँ मैं आज दादी जी, आपको मिलने के लिए, आपको लेने के लिए। फिर आगे क्या होता है आगे देखते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद हम वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहता है। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। चलिए तो अब हम इसको देख लेते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं। चैप्टर 2 में आप सभी ने पढ़ा होगा, ये मैं चैप्टर 2 आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। जिन इकाइयों के बने होते हैं, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की? वो होती है कोशिकाएं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचना और क्रियात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाने, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम किसी काम को कर नहीं पाएंगे। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं? तो आपको बताना है ये ऊर्जा आती कहाँ से है। आगे देखते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे दिन भर जो भोजन को नियमित रूप से आपको आग्रह करते रहते हैं कि आप खाना खाइए, चिल्लाते रहते हैं। कुछ बच्चों को तो बुरा भी लगता होगा, मम्मी पापा बस खाने के लिए कहते रहते हैं। तो वो किस क्यों कहते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जो हमारा भोजन है वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। अतः सभी जीवों को भोजन से क्या प्राप्त होता है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। जो भोजन का विखंडन होता है, भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होता है, उसमें सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कोशिकीय श्वसन। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडन हो सकता है।
परंतु इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है वो होता है अवायवीय, और जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता वो होता है अवायवीय। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? अवायवीय जीव। जो बिना ऑक्सीजन के भी, बिना वायु की उपस्थिति के भी जीवित रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं अवायवीय जीव। ऑक्सीजन, देखते हैं आगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि नीचे एक समीकरण दी हुई है उसमें बताया हुआ है। देखते हैं, जब ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो क्या बनता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। आगे देखते हैं, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से क्या करती हैं? श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा समय तक ही रह सकती हैं। वास्तव में यह परिक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने तो भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति की क्या होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति की ज़रूरत होती है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। देखो, ग्लूकोज है जिसमें पेशियों में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और क्या बनाते हैं? ऊर्जा बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, मतलब कि वायु उपस्थित नहीं है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्णतः विखंडन हो जाता है, जो विखंडन नहीं हो पा रहा था। आगे देखते हैं, श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन होता क्या है? अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए, मतलब अपनी नाक को और माउथ को पूरा बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक अपनी सांस को रोक लिया है। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से जैसे आपको पिक्चर में ये दिखाया हुआ है, इस लड़की ने क्या कर रखा है? अपना माउथ भी बंद है और अपनी नाक भी बंद कर रखी है। अब बूझो क्या कह रहा है, बूझो को भी देख लेते हैं। इससे समझ में अच्छा आता है जब हम पहेलियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा, बताइए आप। अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु है उसको बाहर निकालना। मतलब ऑक्सीजन वाली वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतः श्वसन। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना वो क्या कहलाता है? उच्छ्वसन। ठीक है।
यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय जीवन पर्यंत होता रहता है। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा श्वसन दर क्या है, तो 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो एक श्वसन दर होती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता कर सकते हैं? आप इस प्रैक्टिकल को करके देखिएगा, एक्टिविटी को करके देखिएगा, जिससे कि आपको अपने श्वसन की दर पता चल जाएगी। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती है? तो इसके लिए हम एक्टिविटी 6.2 देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? मतलब कि आप इतनी ही बार अंदर सांस लेते हैं और इतनी ही बार बाहर निकालते हैं, आपको इसे देखना है। अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपने श्वसन दर की गणना करनी है आपको। पहले धीरे, फिर उसके बाद तेज चल के अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्णतः विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षण को जो आपकी एक्टिविटी है, टेबल है 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए हम देख लेते हैं, इसको देखते हैं क्या है ये। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये टेबल है, जिस टेबल का आपको कुछ काम नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है जब हम बहुत तेज सांस लेते हैं। जिससे क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सारी क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है। पहेली जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 6.3 में बताया हुआ है कि हमें ऐसा क्यों होता है। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस एक्टिविटी में श्वसन दर सबसे कम और किसमें सबसे अधिक है? हमने हमारे अपने अनुभव के आधार पर 6.3 में दिए गए पिक्चर देखनी होगी। हम इसके लिए पिक्चर देखते हैं, किसमें ज़्यादा मेहनत है और किसमें कम है, उसके अकॉर्डिंग हम श्वास कैसे लेते हैं, मतलब कि हम जो सांस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, उसको पढ़ के देखते हैं। चलिए फिर अब हम श्वसन की क्रियाविधि जाने। हम अपने नथुनों नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नासा द्वार से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से बाहर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित, देखिए पिक्चर है, देखिए ये नासा गुहा है। यहाँ से क्या होता है, वायु जाती है मुख गुहा तक, ग्रसनी तक, श्वास नली तक, फेफड़ों तक जाती है। इसी तरह से वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से, मैं थोड़ा पिक्चर को डाउन कर देती हूँ, आपको ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं। वक्ष गुहा पसली में पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है। डायफ्राम क्या है, एक पसली की जो परत है वो डायफ्राम कहलाती है। अब इसे जूम कर लेते हैं। वक्ष गुहा को आधार प्राप्त करती है।
वक्ष गुहा को आधार प्राप्त करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंत श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं। अब क्या है, बाहर निकालने पर उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। देखिए इस तरह से दिख रही है। जब हम वायु अंदर लेते हैं तो क्या होता है, इस तरह से हमारी जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है, चौड़ा हो जाता है। वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर की ओर निकल जाती हैं। और लेकिन जब हम श्वास को निकालते हैं तो पसलियां छोटी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं अंदर की ओर, और डायफ्राम थोड़ा देखिए यू शेप में हो जाता है। लेकिन जो अंतः श्वसन जब अंदर लेते हैं तो वो हो जाता है एस शेप टाइप। ठीक है, आपको एक्टिविटी में दिख भी रहा होगा। आगे पढ़ लेते हैं। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान क्या करता है, फेफड़ों को ये क्षति पहुंचाता है बहुत ज्यादा। धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है, इससे अवश्य बचना चाहिए। सही बात है, किसी को भी खाना नहीं चाहिए धूम्रपान वाली चीजें। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 6.4 देते हैं। आपको क्या करना है, एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते से वक्ष का माप लीजिए। इस माप को एक्टिविटी 6.2 में नोट कीजिए। आगे ये कोई पढ़ने की चीज नहीं है, आगे देखते हैं। अब है, हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए। जब हम मतलब सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें हम क्या बाहर निकालते हैं। बेहतर जीवन के लिए श्वास, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंतः श्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो क्या है। अंतः श्वसन में जो परसेंट देखते हैं, अंतः श्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो देखते हैं कितना परसेंटेज होता है। जब हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन 21 होती है, निकालते हैं तो 16.4 ऑक्सीजन होती है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहाँ पर लेते हैं 0.04, बट जब हम निकालते हैं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारी बॉडी से। आगे देखते हैं, अन्य जंतुओं में जो श्वसन होता है वो किस तरह से होता है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम लग जाते हैं अपने काम पर। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में वायु की भांति फेफड़े होते हैं। मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं देखते हैं हम जीवों में। क्या इनमें भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे ही श्वसन होते हैं, इसका पता हम लगाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा, घोंगे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। तो इनकी बॉडी का पार्ट डिफरेंट होता है, इनमें जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट हैं सांस के लिए। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन छिद्रों को ही श्वास रंध्र बोलते हैं, जिनमें से श्वास लेते हैं और निकालते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए कुछ नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्राण या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन की, देखिए आपको कॉकरोच की पिक्चर दिख रही है, इसमें श्वास प्राण ये होते हैं, देखिए पिक्चर में। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में
जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड श्वासनालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वासनाल अथवा श्वास प्राण केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। कीटों में क्या होते हैं? श्वासनाल और श्वास प्राण। श्वासनाल बोल देते हैं या फिर श्वास प्राण, वो आपके डिपेंड करता है, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा उस पर। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केंचुओं में कहाँ से होता है? क्लास 6 के चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। जल में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है? क्योंकि आपको पता है जल में कौन कौन से जीव रहते हैं। तो मछलियाँ रहती हैं, मेंढक रहता है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं? तो जीव रह सकते हैं, देखते हैं अब इसके बारे में। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निगले होते हैं। देखिए आपको मछली में शो होगा, ये देखिए, ये है क्लोम, जिनसे वो सांस लेती है। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करते हैं। इस वजह से जो मछलियां होती हैं वो सांस लेती हैं अपने क्लोम से। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो भी श्वसन करते हैं? तो हाँ, वो भी श्वसन करते हैं, क्योंकि ये भी एक जीव टाइप ही हैं। अगर ये श्वसन नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लांट्स अगर श्वसन नहीं करेंगे तो वो ग्रो कैसे करेंगे? तो हम इनको देख लेते हैं, प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है जो श्वसन करता है। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अब आगे देखते हैं। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्तियों में, आपने देखा होगा। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं रंध्र। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधों में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाता है तो क्या होता है? वो गलने लगता है। देखिए, मृदा के कण हैं ये, मूल रोम है, वायु अवकाश है। वायु अवकाश का मतलब है, अवकाश का मतलब होता है थोड़ा स्पेस है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप इस चैप्टर को समझ चुके होंगे। मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर भी इसी वीडियो में कंप्लीट करा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो हम इसी वीडियो में हम न्यू चैप्टर को भी कर लेते हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 7। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। जैसा आपने मेरे इस वीडियो में चैप्टर 6 को प्यार दिया है, ऐसे ही आप चैप्टर 7 को भी पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। जंतुओं और पादप में परिवहन, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें क्या होता है, बाहर निकाला जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे संभव होता है? क्या आपको हृदय और रक्तवाहिनियां दिखाई दे रही हैं? तो आपको इस पिक्चर में सब कुछ दिखाई दे रहा है। हृदय और रक्तवाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं के परिवहन के बारे में
देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, नर्वस। चलिए परिसंचरण तंत्र में पढ़ लेते हैं रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रुधिर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त किससे बना हुआ है? एक तरल है जिससे बना हुआ है, एक लिक्विड है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं, इकट्ठी होती हैं। पढ़ते हैं आगे। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जो हमारे ब्लड को रंग देता है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को क्या होता है? कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रक्त में जो कोशिकाएं होती हैं, एक होती है लाल कोशिका, दूसरी देखते हैं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। वो कौन सी कोशिकाएं हैं? वो कोशिका है व्हाइट ब्लड सेल, मतलब WBC कहते हैं उस कोशिका को। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बोझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का क्या हो गया है? बहना बंद हो गया है, वो अपने आप रुक गया है और कटे के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। अब यह देखकर बोझो जो है वो परेशान हो जाता है। रक्त का थक्का बन जाता है जिसमें उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पट्टिकाणु, प्लेटलेट। जैसे कि आप देखते हैं जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है, हम अपने आस पड़ोस में सुनते हैं कि उनकी प्लेट्स कम हो गई हैं, तो वही ये प्लेटलेट्स हैं। अब पढ़ते हैं रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ हैं क्या, इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों या फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि आप चैप्टर 6 में पढ़ा है कि शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, धमनी और सिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि जो रक्त होता है वो क्या करता है, रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भांति दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्या करते हैं, एक हम करेंगे एक्टिविटी। आपका जो दायां हाथ है, उस हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन, गति या धक धक महसूस होता है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद कहलाता है। इस स्पंदन को क्या बोलते हैं? धक धक को नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है। और ये धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है।
देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, कितनी बार धड़कता है। देखिए इस तरह से, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। आगे देखते हैं। प्रति मिनट स्पंद जो होता है उसे बोलते हैं स्पंदन दर। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों के इस चीज की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। देखिए आपको ये टेबल दी हुई है, इसमें पढ़ते हैं सिराएं क्या होती हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही चीजें आएंगी कि ये चीज क्या है बताएं, या फिर कथन निष्कर्ष वाले आ जाते हैं, तो इसलिए आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। जो क्या करती हैं? वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध स्थित होता है रक्त को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, उन्हें बोलते हैं शिराएं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए ये पिक्चर शो हो रही है आपको। पिक्चर में आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि कौन सी धमनियां हैं और कौन सी शिराएं हैं। ये तो धमनियां हैं, शिराएं हैं। ये फुफ्फुस शिरा है, ये कोशिकाएं हैं, ये फेफड़े हैं। फुफ्फुस धमनियां। आगे देखते हैं अब कि कोशिकाएं क्या हैं। अब क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकाएं, जो बहुत छोटी छोटी किस्में प्रवाहित हो जाती हैं, वाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं। अब देखते हैं रक्तदान के बारे में। एक इम्पोर्टेंट थॉट दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं हृदय के बारे में। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। जो हमारा हार्ट होता है वो रक्त द्वारा पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में पंप के लिए रूप कार्य करता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय वक्षगुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप जो होता है, साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। देखिए आपको हार्ट की ये पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये हार्ट की पिक्चर है, अच्छे से देखिए। आगे पढ़ते हैं। देखो ये दायां अलिंद है, बायां अलिंद है, फुफ्फुस सिराएं हैं जो बाहर निकली हुई हैं। ये फुफ्फुस धमनियां हैं, महाधमनी है सबसे ऊपर वाली, और ये महाशिराएं हैं। कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, ये देखिए ये एक कक्ष है, ये दूसरा है। दायां निलय और ये है बायां निलय। आगे पढ़ लेते हैं। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष जो होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं और निचली 2 कक्ष जो होते हैं वो निलय। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखिए आपको पिक्चर भी शो हो रही है।
तीरों द्वारा इंगित दिशा को ये पढ़ चुके हैं हम। हृदय स्पंदन क्या है? हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ते हैं। हृदय स्पंदन हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाती हैं। ये दोनों क्या हैं? हार्ट बीट होती हैं। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। आप देख रहे हैं, आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ऐसा होता है। इसको डॉक्टर कान में लगाता है और इससे आपका हार्ट बीट देखता है। ओके। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे और 1578 से 1657 तक ये जिए थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया था, तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। देखते हैं जंतुओं में जो उत्सर्जन होता है वो किस तरह से होता है। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर के बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह किस प्रकार का होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क या गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए या हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। देखिए, मैं आपको पिक्चर शो कराती हूँ। मूत्रमार्ग की है ये पिक्चर, देखिए इस तरह से शो हो रही होगी आपको। ये क्या है? ये वृक्क हैं, ये मूत्रवाहिनियां हैं। उसके बाद क्या है? देखिए वृक्क हैं दोनों, ये मूत्रवाहिनियां हैं, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग और ये मूत्ररंध्र है। आगे देख लेते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जब हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें क्या आता है, पसीना आता है, स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि जब गर्मियों के दिनों में प्राय पसीनों के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब ये पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। एक और इम्पोर्टेंट थॉट है, हम इसको पढ़ते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानन की विधि को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स या फिर आपने अपने नेबर्स में कहीं सुना भी होगा कि उनका डायलिसिस हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। अब देखते हैं जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके शरीर से जो अपशिष्ट रसायन है उनको कैसे निकाला जाता है। अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः व्हाइट रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। आगे पढ़ते, पादपों में पदार्थों का परिवहन, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो मटेरियल होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। सभी जीवों को भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? तो देखते हैं। पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पढ़ते हैं इसको। जी हाँ, बूझों के बारे में उससे पहले भी कुछ है, पढ़ते हैं। जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है? जल और खनिज पदार्थ जो होते हैं, पादप मूलों मतलब जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। जड़ों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो
संवहन ऊतक होते हैं उसे जाइलम कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। जाइलम चैनलों का या नलियों का सतत जाल बनाता है जो जड़ों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप का जल का परिवहन करता है जो जाइलम होता है। आगे पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, फ्लोएम कहते हैं। देखिए इस तरह से, ये मूल रोम है, ये जाइलम है जिसे दारू बोलते हैं हिंदी में, ये प्लांट है। प्लांट आपको शो हो रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता। आई होप आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और वीडियो कैसी लगी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।